नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है एक बार फिर पुनः आप सभी छात्रों का, सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित चैप्टर है उसी को लेकर आए हैं और उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरीके से कंपनी करती है। तो उसको निर्गमन का प्रक्रिया क्या है, निर्गमन किस तरीके से करती है, कितने प्रकार से करती है, उसी को हम आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है कि उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितना बोर्ड के एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारा आपको हमारे चैनल में वीडियो के माध्यम से समझाया गया है और क्लियर किया गया है। और बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, उसकी समस्या क्या है, वो भी आपको हमारे टॉपिक में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि ऋण पत्रों का निर्गमन की जो प्रक्रिया है, निर्गमन की प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले है निर्गमन की प्रक्रिया। देखिए, ऋण पत्रों का जो निर्गमन है बिल्कुल वैसे ही है। निर्गमन की प्रक्रिया जो है ऋण पत्रों के प्रक्रिया लगभग अंशों के तरह ही है। यानी कि जिस तरीके से ऋण पत्र का जो निर्गमन की प्रक्रिया है, जिस तरीके से अंशों का निर्गमन की प्रक्रिया है, सिर्फ वैसे ही ऋण पत्र का भी निर्गमन करती है। और इसके निर्गमन के लिए कंपनी क्या करती है कि एक प्रविवरण जारी करती है। जैसे अंशों के निर्गमन के लिए भी प्रविवरण जारी करती है, प्रविवरण जारी करती है जिसमें ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी सभी शर्तें एक प्रविवरण, जैसे अंशों का निर्गमन भी कंपनी क्या करती है, प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण में जो उसके सारे जो दस्तावेज जारी करती है उसमें सारा चीज लिखा होता है कि अंशों का निर्गमन किस तरीके से मांगा गया है, किस रेट से मांगा गया है और कितने अंश निर्गमन किए। वैसे ही ऋण पत्र जारी करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक प्रविवरण जारी करती है और उसमें जो शर्तें हैं, जितनी उसकी बातें हैं जो ऋण पत्र से संबंधित, वो सारा चीज़ उसमें शामिल रहता है और जारी करती है। तो जनता को उसमें देखना कि किस रेट से कंपनी ने जारी किया है, ब्याज की दर क्या होगी, भुगतान की स्थिति क्या होगी, सारा चीज़ उसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं। तो प्रविवरण जारी करने के बाद ही कंपनी क्या करती है, ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित जो ऋण जो देना चाहे, जो कंपनी में निवेश करना चाहता है ऋण के रूप में, तो वो कर सकता है, ताकि उसको, लेकिन सर्वप्रथम उसको ये मालूम होना चाहिए कंपनी की स्थिति क्या है। कंपनी की स्थिति अच्छी होगी तभी व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा और ऋण देने के बारे में सोचेगा। तो कंपनी क्या करेगी, अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया जिस तरीके से है उसी तरीके से ऋण पत्रों के निर्गमन करती है और निर्गमन करने के लिए एक प्रविवरण जारी करती है जिसमें सारी शर्तें शामिल की जाती है, सारी शर्तें उसमें लिखी जाती हैं। तो ऋण पत्रों का जो निर्गमन है प्रकार, निर्गमन के प्रकार है। अब क्या है, निर्गमन प्रकार। देखिए, निर्गमन के प्रकार, पहला सममूल्य पर, दूसरा कटौती पर और तीसरा प्रीमियम पर
प्रीमियम पर 3 तरीके से ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। सममूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पर निर्गमन करती है। तो सममूल्य का मतलब हो गया जितने की वैल्यू है उतने की वैल्यू के हिसाब से निर्गमन करेगी। कटौती का मतलब हो गया कि कुछ डिस्काउंट के साथ निर्गमन करती है। और प्रीमियम पर निर्गमन करने का मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ, पूंजी जुटाने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ निर्गमन करती है। तो कंपनी जो ऋण पत्रों का निर्गमन है 3 तरीके से कर सकती है। लेकिन अंशों का निर्गमन, अंशों पर, कटौती पर निर्गमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि कंपनी अंशों का निर्गमन सिर्फ सममूल्य और प्रीमियम पर ही जारी कर सकती है, कटौती पर जारी नहीं कर सकती है। लेकिन ऋण पत्र पर प्रतिबंध नहीं है। कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पर 3 तरीके से कर सकती है, जबकि अंशों का निर्गमन 2 तरीके से, सममूल्य और प्रीमियम पर। और ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य, कटौती, प्रीमियम तीनों तरीके से कर सकती है। तो इसी को हम सवालों के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, सवाल किस तरीके से कटौती, प्रीमियम, निर्गमन। तो मैंने आपसे कहा जैसे अंशों का निर्गमन की तरह ही ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, सेम वही कंडीशन है, सब कुछ वही है, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां सिर्फ आपको बदलाव करना है, बाकी प्रक्रिया वही है। किस तरीके से, उसी को मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। देखिए, सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको ऋण पत्रों का निर्गमन, मान लीजिए 10 रुपये के ऋण पत्र हैं, 10 रुपये वाले ऋण पत्र 5000 ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। मान लीजिए 1000 ऋण पत्र 100 रुपये के हिसाब से निर्गमन करती है। 4 बार में, कितने बार में, देखिए 4 बार में कितने एप्लीकेशन, जैसे अंशों का निर्गमन करते हैं। अंशों का निर्गमन भी क्या था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। निर्गमन क्या करेगी, 4 बार में, किस्तों में, 4 किस्तों में क्या करेगी। मान लीजिए एप्लीकेशन, देखिए सब कुछ वही है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 4 जो तालिका मैंने आपको बताया था वही तालिका यहाँ भी चलेगी, सब कुछ वही है। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए 100 रुपये वाले ऋण पत्र हैं, 1000 ऋण पत्रों का जारी किया, 1000 ऋण पत्र, कितने ऋण पत्र, 1000 ऋण पत्र। और मान लीजिए यहाँ पर 40 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ 20 रुपये, 40 रुपये, फिर 30 रुपये और 10 रुपये, इस तरीके से कंपनी ने डिमांड किया। अब 1000 का 20 के हिसाब से तो 20,000 रुपये हो गया, 40 के हिसाब से 40,000 हो गया और 30 के हिसाब से 30,000 हो गया, 10 के हिसाब से 10,000 हो गया। और यही चीज़ नीचे रिसीव में आ जाएगा, 40,000, 30,000 और 10,000। क्लियर है बच्चों। एंट्री वही शुरू चलेगी जैसे अंशों के निर्गमन में चलता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 होता है। विधि वही है, सब कुछ वही है, तो करने की तरीके भी वही है, एंट्री भी वही रहेगी। किस तरीके से, थोड़ा सा बदलाव है। देखिए अंशों के निर्गमन पर जो हमारा जो एंट्री होता था, मान लीजिए ये इधर मैं ऋण पत्र करता, अंशों का करता हूँ अंश, और इधर ऋण पत्र का करता हूँ, ऋण पत्र का। पहली एंट्री हमारी बैंक की होती थी, तो पहला एंट्री हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती थी, क्या हो जाता था, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, पहली एंट्री। अब इसके यहाँ पर देखिए पहली एंट्री तो वही बैंक अकाउंट डेबिट ही होना है, लेकिन यहाँ पर टू शेयर, जहाँ जहाँ शेयर लिखा है शेयर की जगह पर हमने डिबेंचर लिखना है, ऋण पत्र लिखना है। बाकी सब प्रक्रिया वही है, सिर्फ शेयर की जगह को जहाँ जहाँ अंश लिखा है, जहाँ जहाँ अंश लिखा है उसकी जगह पर हमने ऋण पत्र यानी डिबेंचर लिखना है। तो यहाँ देखिए ये जो शेयर है, शेयर की जगह हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट, एक चीज, किसी ऋण पत्र पर यहाँ पर कुछ दरें लिखी होती है। सपोज कीजिए
6% ऋण पत्र डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 10%, 6%, 7% जो भी दिया होगा यहाँ पर, 12% जो भी दिया होगा। तो जब इस तरीके की दर दी होती है, सब कुछ कीजिए 6% यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 6%, अगर 6% ऋण पत्र लिखा है तो इसका मतलब होता है कि इस वाले ऋण पत्र पर इतने की दर से ब्याज निश्चित कर दिया गया है। इस ऋण पत्र पर इतना ब्याज निश्चित है और इतना ब्याज देना है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि इस ऋण पत्र पर इतना ब्याज तय है, कंपनी ने कर दिया, ये ऋण पत्र इतने % ब्याज वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 6% है तो 6%, 10% है तो 10% डिबेंचर लिखेंगे जितना % हो। और अगर ये प्रतिशत नहीं दिया हो, प्रतिशत नहीं दिया है, तब हम प्रतिशत नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिबेंचर लिखेंगे। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट। अब पहली एंट्री हमारी यहाँ पर तो नरेशन वही हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसका भी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, पहली एंट्री यही हो गया। दूसरी एंट्री हमारी ड्यू की हो जाती है, ड्यू। अब ड्यू के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन क्या करते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके यहाँ क्या करना, देखिए कहाँ, इस शेयर की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, शेयर की जगह डिबेंचर लिखा था, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अगर 6% है 6% लिख दीजिए। उसके बाद 2, ये शेयर कैपिटल, अंश तो कंपनी की पूंजी होती है, अंश क्या होता है, कंपनी की पूंजी होती है, क्योंकि अंतर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंश कंपनी की पूंजी होती है और ऋण पत्र क्या है, कंपनी का ऋण है। और ऋण मतलब शेयर कैपिटल की जगह पर मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर डिबेंचर लिखना है, डिबेंचर अकाउंट। अगर 6% है तो 6%, 10% है तो 10% लिख दीजिए, टू डिबेंचर अकाउंट। दूसरी एंट्री ये क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी ड्यू पेइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पर यही चीज हो जाता है, पेइंग एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू या डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट में। क्लियर बच्चों, दूसरी एंट्री हो गई। इसी तरीके से अगला बढ़ते चलेंगे, इसी तरीके से तीसरा हमने अलॉटमेंट की हो गई, तीसरा हमारा फिर ड्यू वाली हो गई, तीसरा ड्यू की हो गई। ये जो तीसरा एंट्री हमारी ड्यू की हो जाती है। ड्यू पे हमारा क्या हो जाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही चीज यहाँ हो गया। शेयर की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये क्या हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। क्लियर बच्चों। फिर चौथा एंट्री फिर बैंक की आ जाती है, बैंक रिसीव की हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट किस राशि से, कहाँ से पैसा आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के पैसा आया। यहाँ पर भी वही चीज करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्या लिखेंगे बच्चों, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहाँ भी हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। यही क्रम चलता रहेगा। अंतर देखिए बहुत ही सिंपल ही तरीके से, कुछ भी बदलाव नहीं। अगर आपने अंशों का निर्गमन सही से समझ लिया है, उसकी एंट्री आपने सही से याद हो गई है, तो वही एंट्री को हमने डिबेंचर में भी उतारना है। फर्क सिर्फ इतना है कि शेयर की जगह पर हम डिबेंचर लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल की जगह हम यहाँ पर डिबेंचर लिख रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर हो गया, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट हो गया, शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर हो गया।
फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली हो जाएगी। ड्यू वाली में क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, तो यहाँ पर डिवेंचर है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांचवा एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका यहाँ पर बैंक का भी वही चीज़ आना है, छठा भी वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है बच्चों। यही चीज सेकंड में आ गया, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड कॉल हो जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन में वो डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, डिवेंचर सेकंड कॉल की भी वही तरीके हो जाएगी, सारा कुछ वही है। इसी तरीके से जब एरर का आता है, कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस, उसमें भी वही प्रक्रिया अपनानी है यहाँ पर जो हमने अंशों के निर्गमन पर अपनाया था। अंशों का जो निर्गमन पर जो कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस की जो हम एंट्री कर रहे थे, एंट्री में किस तरीके से जोड़ रहे थे, कहाँ घटा रहे थे, वो सारा चीज़ वही विधि सब कुछ ऋण पत्रों के निर्गमन पर भी किया जाना है। कहाँ एडवांस है, जहाँ जुड़ रहा है वहाँ जोड़ेंगे, जहाँ घट रहा है वहाँ घटाएंगे। एरर जहाँ चीज़ घट गई है, जहाँ नहीं मिल रही है वहाँ घटा देंगे, और जहाँ उस एरर को दे दिया है वहाँ पर जोड़ देंगे। तो सारा चीज़ वही है, प्रक्रिया कुछ अलग नहीं है। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, आपने अंशों का निर्गमन अगर अच्छे से किया होगा तो फिर ऋण पत्रों का निर्गमन के जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको कर पाएंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में तो आना ही है, अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन का चैप्टर का क्वेश्चन तो आना ही आना है आपका। लॉन्ग क्वेश्चन इसके 6 नंबर 8 नंबर के होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के भी होते हैं, 2 नंबर के भी, कम से कम 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर के आएंगे। तो अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन का क्वेश्चन तो आएगा ही। 3 चैप्टर हो गए, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन और अंशों के हरण पुनर्निर्गमन, इनके क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। कंपनी खाते से ये आपके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अंशों के निर्गमन की तरह ही ऋण पत्रों का निर्गमन की प्रक्रिया है, वो चीज़ आपने करनी है, इसी तरीके से आपने इसको हल करना है। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जब इसको सवाल कराऊंगा, सवाल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से इसको याद करने में आसानी होगी और अच्छा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, आप अंशों के निर्गमन की तरह ही इसको करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन समझाऊंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।